गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीए बीएससी फर्स्ट ईयर। ज्योग्राफी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है महासागरीय लवणता। हम सभी जानते हैं कि जो हमारे महासागर हैं उनमें लवणता पाई जाती है। सागर का जो जल होता है खारा होता है। देखिए क्या होता है, किसी भी समुद्री क्षेत्र की अगर हम खारेपन की बात करें तो उसकी जो खारेपन की मात्रा है वो एक समान नहीं पाई जाती है। अलग अलग जो खारापन है या लवणता की बात करें अलग अलग पाई जाती है। बहुत सारे कारक होते हैं जो क्या करते हैं, उस महासागरीय लवणता को प्रभावित करते हैं। फर्स्ट तो बात आती है महासागरीय लवणता होती क्या है। महासागर में जो लवणता पाई जाती है वो क्या है, महासागरीय लवणता। महासागर में 47 प्रकार के लवण पाए जाते हैं। कितने? 47 प्रकार के लवण पाए जाते हैं। एक अध्ययन किया जिसमें पता किया गया कि कितने प्रकार के लवण पाए जाते हैं। महासागरीय जो जल है, सागरीय जल है, उसमें 47 प्रकार के लवण पाए जाते हैं। ये लवण क्या होते हैं, सागरीय परपट्टी में सागरीय जल तथा स्थल वर्षा के जल के मिश्रण के कारण क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। और इनकी प्राप्ति भी किससे होती है? नदियों से, पवनों से, ज्वालामुखी से, इन सभी से क्या होती है, इनकी प्राप्ति होती है। बहुत सारे ऐसे कारक होते हैं जो महासागरीय लवणता को प्रभावित करते हैं। अब आप बात कहोगे कि ज्वालामुखी से किस प्रकार से इसकी लवणता में वृद्धि होगी। कोई भी ज्वालामुखी उद्गार होता है, पवनें हैं, वो क्या करती हैं, नदियां हैं, वो क्या करती हैं, वहाँ से वो लवण लेती हैं और महासागरों में पहुँचा देती हैं। और ज्वालामुखी राख है, जब ज्वालामुखी का उद्गार होगा तो राख कहाँ पहुँच जाती है, महासागरों में पहुँच जाती है, जिसके कारण भी उसमें जो हमारे लवण हैं उनमें बढ़ोतरी हो जाती है। और हम कह सकते हैं कि महासागरों में 47 प्रकार के जो लवण हैं वो पाए जाते हैं। आगे हम बात करेंगे कितने प्रतिशत पाए जाते हैं, कौन कौन सा, सबसे अधिक कौन सा पाया जाता है। और उसको भी आपको अच्छे से याद करना है क्योंकि कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि महासागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा होता है। तो हम क्या कहेंगे, सोडियम क्लोराइड। सही है। तो इन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो क्या करते हैं, महासागरीय लवणता को प्रभावित करते हैं। फर्स्ट बात करेंगे किसकी, तापमान की। फर्स्ट बात है तापमान। देखिए क्या होगा, जहाँ सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं क्या पाया जाएगा, वाष्पीकरण अधिक होगा। वाष्पीकरण अधिक होने से जैसे ही वाष्पीकरण अधिक होगा तो शुद्ध जल है वो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और भाग नीचे का जो सागर या झील का जो जल रह जाता है उसमें खारेपन की मात्रा या लवणता की मात्रा बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? सूर्य की सीधी किरणें पड़ेंगी, वाष्पीकरण अधिक होगा, वाष्पीकरण अधिक होता है तो नमक नहीं उड़ता है, वाष्पीकरण से शुद्ध जल जो है होता है उसमें कमी आ जाती है। अब आप एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। कोई भी पानी गर्म कर रहे हो, उसमें 2 चम्मच आपने नमक डाल दिया, पानी को उबालते रहेंगे वो 1 गिलास रहेगा, तब आप उसमें लवणता की मात्रा देखना। जब आधा गिलास पानी रहेगा तब आप उसमें लवणता की मात्रा देखना। कौन से में लवणता की मात्रा अधिक मिलेगी? जिसमें पानी कम होगा उसमें लवणता की मात्रा अधिक मिलेगी। कारण क्या है? आपने चम्मच तो वही 2 नमक डाला है, 2 चम्मच नमक डाला है, लेकिन उसमें लवणता की मात्रा अधिक इसलिए रहेगी क्योंकि पानी की मात्रा क्या हो गई, कम होगी। तो जितना अधिक तापमान बढ़ेगा, वाष्पीकरण दर जितनी अधिक बढ़ेगी उतनी ही लवणता की मात्रा बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि जो शुद्ध जल है उसका तो वाष्पीकरण हो जाएगा, नीचे जो जल बचेगा उसमें क्या होगा, जो लवणता है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। सही है। नींबू पानी बनाते हो, कई बार नमक तेज हो जाता है और पानी डालते हो, सही हो जाता है ना। लेकिन अगर उसमें पानी और कम हो जाए तो जो लवणता है वो और अधिक बढ़ जाती है। तो फर्स्ट हमारा महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारकों में क्या है, तापमान है। अधिक तापमान से वाष्पीकरण भी अधिक होगा, वाष्पीकरण अधिक होगा तो लवणता की मात्रा भी अधिक पाई जाती है। सेकंड बात करेंगे, फर्स्ट। सेकंड है वर्षा। सेकंड क्या है, वर्षा। अब आप वो आधा गिलास है उसमें 1 गिलास पानी और डाल देंगे तो उस जल की लवणता कम होगी या नहीं होगी? बिल्कुल कम होगी। तो वर्षा क्या करती है, जो नदियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, ताज़े जल का एक बहुत की उपलब्धता का एक अच्छा स्रोत होती हैं। वो जैसे ही किसी सागर में ताज़ा जल जाता है तो वहाँ का जो खारापन होती है, महासागर की जो लवणता होती है उसमें क्या पाई जाती है, कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही ताज़ा जल जाएगा तो पहले वाले जल में घुलने से उसकी लवणता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जो वर्षा है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में लवणता कम पाई जाएगी, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में लवणता अधिक पाई जाएगी। कोई भी झील है,
सागर है, महासागर है, तो उसकी लवणता को वर्षा भी प्रभावित करती है। जैसे ही वर्षा अधिक होगी नदियाँ कहाँ जाती हैं, समुद्र में जाती हैं। तो जैसे ही वर्षा अधिक होगी तो नदी कहाँ जाएगी, समुद्र में जाएगी, तो वहाँ की लवणता को क्या कर देगी, कम कर देगी। लेकिन अगर वर्षा कम होगी तो क्या होगी, लवणता की मात्रा में भी बहुत अधिक कमी नहीं होगी। दूसरा इन्होंने कहा कि उस तापमान होते हुए भी वर्षा होने से लवणता की मात्रा संतुलित पाई जाती है। कि तापमान अधिक होता है, उच्च तापमान पाया जाता है, लेकिन वर्षा होने से लवणता की मात्रा संतुलित रहती है। एक चीज़ और बात करते हैं हम, भूमध्य रेखा की बात करें, कर्क और मकर रेखाओं की बात करें, तो हम अगर एक बात करें इसमें कि सबसे अधिक लवणता कहाँ पाई जानी चाहिए, इस भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक लवणता मिलेगी या कर्क या मकर रेखा पर, कर्क रेखा या मकर रेखा पर। सोचिए कहाँ मिलेगी, मिलनी कहाँ चाहिए, भूमध्य रेखा पर मिलनी चाहिए। क्यों मिलनी चाहिए, वो मिलनी इसलिए चाहिए हमें भूमध्य रेखा पर क्योंकि यहाँ वर्ष भर सूर्य सीधा चमकता है। सूर्य सीधा चमकेगा तो वाष्पीकरण अधिक होगा, वाष्पीकरण अधिक होगा तो क्या होगा, लवणता की मात्रा अधिक होनी चाहिए। लेकिन यहाँ इस कर्क और मकर रेखा की तुलना में यहाँ पर लवणता क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। कर्क और मकर रेखा की तुलना में भूमध्य रेखा पर जो लवणता की मात्रा है, महासागरीय जल में लवणता की मात्रा है वो कम पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, मुख्य कारण क्या है, वर्षा। मुख्य कारण क्या है, वर्षा है। आप सभी जानते हैं भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में रोज़ दोपहर के बाद वर्षा होती है, मूसलाधार वर्षा होती है और तापमान अधिक है मान लिया, लेकिन आर्द्रता की मात्रा अधिक है। वर्षा अधिक होगी तो ऐसे क्षेत्रों में जो वर्षा अधिक होने से क्या होगा, उसकी लवणता क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। कर्क और मकर रेखाओं की बात करें, शुष्क क्षेत्रों में आते हैं, वर्षा की मात्रा कम पाई जाती है, जिसके कारण भूमध्य रेखा की तुलना में यहाँ पर कर्क और मकर रेखाओं पर लवणता की मात्रा अधिक पाई जाती है। देखिए ये चीज़ मैंने आपको तापमान में भी पढ़ाई थी। तापमान की हमने बात की थी ना कि सर्वाधिक तापमान कहाँ होना चाहिए, भूमध्य रेखा पर होना चाहिए, लेकिन भूमध्य रेखा पर नहीं था। कहाँ पाया था, कर्क और मकर रेखाओं के पास वाले क्षेत्र में। सर्वाधिक मरुस्थल भी कहाँ थे, इन्हीं रेखाओं के पास में। कारण हमने बताया था आपको कि ये वाले शुष्क क्षेत्र हैं, सही है, यहाँ वर्षा रोज होती है, आर्द्रता की मात्रा अधिक पाई जाती है, तापमान अधिक है लेकिन आर्द्रता की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिसके कारण कर्क रेखा की तुलना में भूमध्य रेखा पर कम तापमान पाया जाता है। तो वही जो कारण है वो यहाँ पर भी लागू होता है कि यहाँ पर वर्षा कम होती है, भूमध्य रेखा पर वर्षा अधिक होती है, तापमान अधिक है लेकिन आर्द्रता अधिक पाई जाती है, वर्षा अधिक होती है, जिसके कारण भूमध्य रेखा पर कर्क और मकर रेखाओं से कम लवणता पाई जाती है। क्लियर, ये थी हमारी सेकंड नंबर पे वर्षा। नेक्स्ट बात करते हैं, तीसरा है नदियाँ। नदियाँ स्थल से विभिन्न प्रकार के लवण का जमाव कहाँ करती हैं, सागरों में। जैसे ही नदी आती है, जिस भी क्षेत्र से बहती है, उस मिट्टी के सभी गुण, सभी लवण अपने साथ जल में घोल लेती है और उन सभी लवणों को कहाँ पहुँचा देती है, महासागर में पहुँचा देती है। तो जो नदियाँ होती हैं वो भी क्या करती हैं, महासागर में लवणता को के जमाव में सहायक होती हैं। अब आपने राजस्थान में एक नदी बहती है, लूनी नदी, उसके बारे में पढ़ा होगा, नहीं आपका राजस्थान का भूगोल आएगा उसमें हम बात करेंगे। वह जो नदी है आधी खारी और आधी मीठी नदी के नाम से जानी जाती है। जो लूनी नदी है राजस्थान की, थार के मरुस्थल में बहती है लूनी नदी। लूनी नदी का दूसरा नाम है आधी खारी और आधी मीठी। अब पूछोगे कारण क्या है, कारण ये है जहाँ तक मीठी है वहाँ तक सही है, अरावली से निकलती है, अजमेर के नागपाड़ से निकलती है और क्षेत्र में बहती है, लेकिन बालोतरा से आगे जैसे ही बहना प्रारंभ कर देती है, मिट्टी में नमक की मात्रा पाई जाती है, लवण की मात्रा पाई जाती है। और जैसे ही आप सभी जानते हैं कि जो नमक होता है पानी में आसानी से घुल जाता है, तो जैसे ही वहाँ से गुजरती है उसके गुणों को अपने आप में समाहित कर लेती है। यहाँ हम कह सकते हैं कि बालोतरा से आगे क्या हो जाती है, यह लूनी नदी खारी हो जाती है। क्यों, क्योंकि जो मिट्टी है उसमें नमक की मात्रा पाई जाती है, जिस भी क्षेत्र से वह आगे बहती जाती है जो नमक होता है जल में घुलता जाता है, और जो नदी है उसमें नदी के जल में लवणता की मात्रा बढ़ जाती है, खारापन बढ़ जाता है, नमक जैसे ही घुलेगा तो खारापन बढ़ जाता है, तो उसको आधी खारी आधी मीठी नदी के नाम से भी जाना जाता है। अब वही बात यहाँ आती है,
कि नदियाँ जिस भी क्षेत्र से बहेंगी उस क्षेत्र के सभी गुण अपने साथ समाहित कर लेंगी और उसको कहाँ पहुँचा देंगी, महासागरों में। जैसे ही वो सभी लवण महासागरों में पहुँचेंगे, महासागरों की लवणता में वृद्धि होगी या नहीं होगी। नदी जा रही है, स्वच्छ जल लेके जा रही है, नदियों क्या होगा, लवणता की मात्रा में कमी होगी, लेकिन बहुत सारे लवण भी ऐसे होंगे जो नदियों में जिनका जमाव मिलता पाया जाता है। तीसरी बात करते हैं, तीसरा थी हमारी नदियाँ। चौथी बात करते हैं नदियाँ। 4 नंबर पर वायुदाब एवं पवनी। वायुदाब एवं पवनी, देखिए क्या होता है। जो पवनें होती हैं सागरीय लवणता को जल में गति करके पुनः वितरित करने में योगदान देती हैं। देखिए क्या होता है, जिस प्रकार से पवन चलती हैं और जल के संपर्क में आने से महासागरीय धाराएं भी विकसित हो जाती हैं, तो जल क्या करता है, उस लवणता को कम या अधिक करने का कार्य भी करता है। पवनें जो होती हैं वो उसको कम या अधिक करने का कार्य भी करती हैं। कि पवनें महासागरीय लवणता को कि जल में गति करके पुनः वितरित करने में योगदान करती हैं, जिससे जो लवणता है उसमें बढ़ोतरी या कमी पाई जाती है। और लास्ट अगर हम एक और पॉइंट की बात करें, वो है महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं, आप सभी जानते हैं महासागर में भी धाराएं चलती हैं। गर्म और ठंडी 2 प्रकार की धाराएं पाई जाती हैं, आगे हम अध्ययन करेंगे विस्तृत। गर्म और ठंडी धाराएं पाई जाती हैं। ठंडी गर्म की ओर आकर्षित होती है और गर्म ठंडी की ओर आकर्षित होती है। तो इस प्रकार से महासागरों में एक पूरा सर्कल चलता रहता है। तो जैसे ही वो पूरी धाराएं चलती हैं तो कम लवणता वाले क्षेत्रों में लवणता बढ़ जाती है और अधिक लवणता वाले क्षेत्रों की लवणता कम हो जाती है। तो ये जो सागरीय धाराएं हैं ये भी लवणता को कम या अधिक करने का कार्य करती हैं, क्योंकि जितना भी जल होता है उसको सबको क्या कर देती हैं, ये मिक्स कर देती हैं, जिसके कारण जो सागरीय धाराएं हैं वो भी इस महासागरीय लवणता को प्रभावित करती हैं, या तो कम करेंगी या अधिक करेंगी। किसी भी क्षेत्र में महासागरीय लवणता अगर कम है तो अधिक क्षेत्रों पर पहुँचती है तो वहाँ की कम हो जाती है, या अधिक वालों से कम वाले क्षेत्र में पहुँचती है तो महासागरीय जो लवणता है कम या अधिक हो जाती है। ये थी हमारी महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं जो महासागरीय लवणता को प्रभावित करते हैं। तापमान है, वर्षा, नदियाँ, वायुदाब, पवनें तथा सागरीय धाराएं, महासागरीय धाराएं, ये सभी कारक हैं जो महासागरीय लवणता को प्रभावित करते हैं। कम या अधिक कर सकते हैं, लेकिन ये सभी उसको महासागरीय लवणता को प्रभावित करते हैं। भूमध्य रेखीय प्रदेश अयनवर्ती क्षेत्रों की तुलना में क्या पाए जाते हैं, कम खारापन रखते हैं। अयनवर्ती क्षेत्र होते हैं करक और मकर रेखाओं वाले क्षेत्र। कारण मैंने आपको बता दिया था, कारण क्या था कि भूमध्य रेखा पर प्रतिदिन वर्षा होती है, जिसके कारण क्या होता है, अत्यधिक जल की प्राप्ति होने के कारण भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र होते हैं उनमें लवणता कम पाई जाती है। और जो करक और मकर रेखाएं वाले जो क्षेत्र होते हैं, अयनवर्ती जो क्षेत्र होते हैं, उनमें कम वाष्पीकरण होने के कारण भी वहाँ पर क्या होता है कि लवणता की मात्रा अधिक पाई जाती है, क्योंकि नदियाँ या कह सकते हैं कि वर्षा का अधिक जल उनको प्राप्त नहीं होता है। दूसरी हमने बात करी कि वर्तमान समय में सागरीय जल में औसत खारेपन की मात्रा की अगर हम बात करें वो कितना है, 35 प्रति 1000 ग्राम। इसको आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पार्ट पर 1000। ये जो आपका साइन है, ये जिसमें हमने मात्रा को प्रदर्शित किया है, ये प्रतिशत नहीं है, ये प्रति पार्ट पर 1000 है। क्या है, पार्ट पर 1000। ज्योग्राफी में जो भी संकेतक आए उन संकेतकों का आपको पता होना चाहिए कि इसको हम क्या कहेंगे, ठीक है। तो महासागरीय वर्तमान समय की अगर हम बात करें, महासागरीय की जो औसत खारेपन की जो लवणता पाई जाती है वो कितनी पाई जाती है, 35 पार्ट पर 1000। सही है, कितनी पाई जाती है, 35 पार्ट पर 1000। प्रतिशत की मात्रा, प्रतिशत हमेशा 100 रहता है। पार्ट पर 1000 की बात करें, महासागरों की जो औसत लवणता है, कई बार बहुत कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ है, आरपीएससी में, यूपीएससी में, बहुत सारे एग्जाम में, कि महासागरों की जो औसत लवणता है वो कितनी पाई जाती है, तो आप क्या कहेंगे, 35 पार्ट पर 1000। एक सारणी है जिसके माध्यम से हम देखते हैं
कि किसकी कितनी मात्रा पाई जाती है। महासागर में लवण पाए जाते हैं, 47 प्रकार के लवण पाए जाते हैं, जिसमें प्रमुख जो लवण है या सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है। कई बार इस प्रकार से आपके ये भी बता दिए जाते हैं कि महासागरीय जल में पाए जाने वाले जो लवण है सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है। तो इसको भी आप अच्छे से देखना, क्योंकि इससे संबंधित आपके जो कंपटीशन एग्जाम हो उसमें खूब क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे अधिक जो लवण पाया जाता है वो है सोडियम क्लोराइड। सागरीय जल की लवणता की मात्रा की बात करें हम तो दो चीज़ों को हम प्रदर्शित करेंगे, एक है प्रतिशत और दूसरा है सकेंद्रण मात्रा। किसमें? पार्ट पर थाउजेंड, PPT, पार्ट पर थाउजेंड। ठीक है, तो दो चीज़ों को हम प्रदर्शित कर रहे हैं। कई बार प्रतिशत में पूछ लिया जाता है कि सोडियम क्लोराइड की मात्रा कितनी पाई जाती है। महासागरीय जल में सोडियम क्लोराइड की मात्रा कितनी प्रतिशत पाई जाती है, तो आप क्या कहेंगे? 77.8% लवणता सोडियम क्लोराइड की पाई जाती है। ठीक है, फर्स्ट है सोडियम क्लोराइड। मात्रा की बात करें 27.2, मात्रा की बात करें 27.2 प्रति 1000 ग्राम। प्रतिशत की बात करें 77.8। दूसरे नंबर पर जो लवण पाया जाता है मैग्नीशियम क्लोराइड, क्लोराइड को मैंने डैश करके लिखा है। दूसरे प्रकार का जो लवण पाया जाता है मैग्नीशियम क्लोराइड। मात्रा की बात करें 3.8 पर पार्ट पर ग्राम, सही है, प्रति 1000 ग्राम। इसकी मात्रा की अगर हम बात करें कि इसमें प्रतिशत में 10.9% क्या पाई जाती है? कैल्शियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। तीसरा नंबर है मैग्नीशियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। तीसरा जो है हमारा लवण है वो है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट की जो मात्रा पाई जाती है PPT पाया जाता है वो है 1.6 और उसकी जो प्रतिशत पाया जाता है वो है 4.7। नेक्स्ट है आपका कैल्शियम सल्फेट 1.2 PPT और प्रतिशत की बात करें 3.6। एक दो और पाए जाते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए मैंने उनका विवरण नहीं किया है। और कुल अगर हम इनकी बात करें कि महासागरीय जो जल है उसमें औसत लवणता कितनी पाई जाती है, तो कहेंगे 35। ठीक है, 35 पार्ट पर 1000 प्रति 1000 ग्राम की 1000 ग्राम में 35 पाई जाती है। ठीक है, प्रतिशत की बात करें, प्रतिशत हमेशा 100 होता है, तो ये प्रतिशत है और ये पार्ट प्रति, ये तो भूल ही जाइए आप, ये सिर्फ इस मात्रा को प्रदर्शित करने का था। कई बार पूछ लिया जाता है कि सोडियम क्लोराइड कितने प्रतिशत, जो महासागरीय जल है उसमें कितने प्रतिशत सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, तो आप कहेंगे 77.8%। और ये था हमारा PPT पार्ट पर 1000 कि जो महासागर हैं उनकी औसत लवणता की बात करें तो उसमें औसत लवणता कितनी पाई जाती है? 35 पाई जाती है। क्षेत्रीय विभिन्नता की बात करें, खुले और बंद सागरों का भी प्रभाव पड़ता है। जो बंद सागर होते हैं उनकी लवणता अधिक पाई जाती है, जो खुले सागर होते हैं उनकी लवणता कम पाई जाती है। खुले सागर हैं उन पर और अधिक जल आ जाता है जिसके कारण उनकी लवणता कम पाई जाएगी, लेकिन जो बंद महासागर हैं उनकी लवणता अधिक पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि जल तो उनको मिलता नहीं है और वाष्पीकरण के कारण उसका जैसे जैसे जल कम होता जाएगा लवणता की मात्रा भी बढ़ती जाती है। दूसरा इन्होंने कहा कि इसके 3 कारण हैं कि खारेपन की जो मात्रा पाई जाती है बंद सागरों में, खुले सागरों में, उसके खारेपन के कारण 3 कारण बताए हैं। खारेपन की मात्रा अधिक होगी बंद सागरों में, उसके 3 कारण बताए हैं उन्होंने। फर्स्ट है जल निकासी का अभाव, बंद महासागर होंगे जल निकासी का अभाव पाया जाता है। दूसरा बताया है तीव्र वाष्पीकरण, वाष्पीकरण होगा तो जल और अधिक कम होगा जिसके कारण भी खारे पानी की मात्रा बढ़ जाती है। और तीसरा कारण है स्वच्छ जल की आपूर्ति न होना। कोई भी जो महासागर हैं, बंद महासागर हैं, उनमें बाहर से किसी भी प्रकार की जल की आपूर्ति नहीं होती है जिसके कारण भी वहाँ खारेपन की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसी का एग्जाम्पल है, इस दृष्टि से विश्व की सर्वाधिक जो लवणीय झील है कौन सी है? टर्की की वान झील, टर्की की वान झील। टर्की एक देश है यूरोप का, उसमें एक झील है वान झील, सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। कारण क्या है? इस झील में लवणता का कारण क्या है? 330 PPT पाई जाती है इसमें, एक बिंदी नीचे, 2 एक ऊपर 2 नीचे। वान झील उसमें विश्व की सर्वाधिक
लवणता पाई जाती है, सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? टर्की की वान झील है, जिसकी लवणता कितनी पाई जाती है? 330 ppt पार्ट पर ग्राम पाई जाती है। दूसरे अगर हम स्थान की बात करें, मृत सागर है, मृत सागर। दूसरे हम बात करें मृत सागर, इसकी जो लवणता पाई जाती है वो पाई जाती है 237। इसकी जो लवणता पाई जाती है वो कितनी पाई जाती है? 237। जबकि विश्व की तीसरी जो खारी जो झील है संयुक्त राज्य अमेरिका की ग्रेट साल्ट लेक है। तीसरी जो है यूएसए की ग्रेट साल्ट क्या होता है? नमक। ग्रेट साल्ट लेक होती है झील, नमक की ही झील है, नाम ही जब नमकीन है तो लवणता कितनी पाई जाती है? 220 पार्ट पर ग्राम 1000। विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झीलों की बात करें तो सर्वाधिक लवणता पाई जाती है टर्की की वान झील में 330 ppt। उसके बाद सेकंड नंबर पे मृत सागर में 237। मृत सागर का जल अगर हम देखते हैं दूर से हमें काला दिखाई देता है, कारण क्या है? जितने अधिक लवणता की मात्रा पाई जाती है उसका रंग उतना ही गहरा नीला पाया जाता है। तो दूर से देखते हैं तो देखने पर हमें जो मृत सागर है उसका रंग कैसा दिखाई देता है? जल का रंग काला दिखाई देता है। कारण क्या है? काला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि उसमें लवणता की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है, और मृत सागर है उसमें बाहर से जल की आपूर्ति कम होती है, जिसके कारण भी इसमें लवणता की मात्रा अधिक पाई जाती है। तीसरी जो झील है जिसमें सर्वाधिक लवण की मात्रा पाई जाती है वो है यूएसए की ग्रेट साल्ट लेक। यूएसए ग्रेट साल्ट लेक, साल्ट मतलब नमक, लेक मतलब झील, ग्रेट साल्ट लेक। तो इसमें जो लवणता की मात्रा पाई जाती है वो है 220 ppt। तो 3 मैंने आपको लिखवा दी हैं जिनमें सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, वान झील, मृत सागर और तीसरा है यूएसए की ग्रेट साल्ट लेक। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कंपटीशन में, बहुत सारे कंपटीशन में एग्जाम में आया हुआ है कि विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? टर्की की वान झील है। लवणता कितनी पाई जाती है? 330 पार्ट पर ग्राम। दूसरी बात करते हैं, अधिक जो खारा जल होता है उसका रंग कैसा होता है? गहरा नीला पाया जाता है। यही कारण है कि मृत सागर को हम दूर से देखते हैं, उसके जल को तो देखने पर एकदम हमें काला प्रतीत होता है। जितने नमक की मात्रा कम होगी वैसे ही हल्का हरे रंग का वह पाया जाता है। दूसरी बात करते हैं, अधिक खारा पानी अधिक भारी होता है। जितना पानी अधिक खारा होगा उसमें वजन उतना ही अधिक पाया जाता है। तीसरी बात करते हैं, पानी जितनी खारा होगा उसका तापमान भी उतना ही अधिक होगा। पानी जितना खारा होगा उसका तापमान उतना ही अधिक पाया जाता है। लवणता की दृष्टि की अगर हम बात करें उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की, तो औसत लवणता की बात करें, उत्तरी गोलार्ध में औसत लवणता पाई जाती है 34%। ये हमारा उत्तरी गोलार्ध, लवणता पाई जाती है 34%। ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध, लवणता पाई जाती है 35%। ठीक है, कारण बताएंगे। उत्तरी गोलार्ध की जो औसत लवणता है, उत्तरी गोलार्ध की औसत लवणता है 34% पाई जाती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में लवणता अधिक पाई जाती है। और लवणता कितनी पाई जाती है? दक्षिणी गोलार्ध की औसत लवणता 35% पाई जाती है। ये लीजिए जी। आगे हम बात करेंगे कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। आप सभी जानते हैं भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक लवणता नहीं पाई जाती है। करक और मकर रेखाओं वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। इन्होंने कहा कि जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र हैं उच्च तापमान पाई जाते हैं, उसके उपरांत भी अधिक वर्षा होती है, जिसके कारण वहाँ पर तुलनात्मक दृष्टि से कम लवणता पाई जाती है। 34 से 35 ppt वहाँ पर लवणता पाई जाती है। लेकिन वर्षा के अतिरिक्त यहाँ शांत वायु, बादलों से ढका हुआ आकाश और उच्च सापेक्षिक आर्द्रता भी इसमें प्रवाहित होती है। महासागरों में लवणता की अगर हम बात करें, सर्वाधिक जो लवणता पाई जाती है 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 से 30 डिग्री, 20 से 40 ये तो पाया जाता है उत्तर में, और 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक ये पाया जाता है दक्षिण में। ये दोनों जो क्षेत्र हैं वहाँ पर सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। देखिए भूमध्य रेखा छूट गया है, भूमध्य रेखा छूट गया है। उत्तरी गोलार्ध की बात करें 20 से 40 डिग्री अक्षांश की बात करें, वहाँ पर सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। दक्षिणी गोलार्ध की बात करें 10 से 30 डिग्री के मध्य सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। बात करें लवणता की कितनी पाई जाती है? औसत 36%, प्रतिशत नहीं ppt,
इन दोनों क्षेत्रों में 36 लवणता पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि 40 डिग्री से 60 डिग्री के मध्य जो लवणता है वह घटती है। इस 40 से 60 डिग्री के बीच लवणता घटेगी। देखिए कारण क्या है। मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, सूर्य का सीधी किरणें जहाँ पड़ती हैं तापमान अधिक प्राप्त होगा। जैसे ही तापमान अधिक प्राप्त होगा वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। लेकिन 40 डिग्री आप सभी जानते हैं कि सूर्य की जो सीधी किरणें पड़ती हैं कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य पड़ती हैं। तो 40 से 60 डिग्री अक्षांश पर सूर्य कभी भी सीधा नहीं चमकता है। सूर्य सीधा नहीं चमकता है तो वहाँ पर जो तापमान अधिक नहीं होगा, तापमान अधिक नहीं होगा तो वाष्पीकरण की दर भी क्या पाई जाएगी, कम पाई जाएगी। और वाष्पीकरण की दर कम होगी तो लवणता की मात्रा भी क्या पाई जाएगी, कम ही पाई जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं 60 डिग्री अक्षांश। दूसरा इन्होंने बताया 40 से 60 डिग्री जो अक्षांश है 31 से 33 पाई जाती है। 60 डिग्री अक्षांश के आसपास है 31 से 33 पीपीटी जो लवणता है वो पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जिसका मुख्य कारण तापमान तथा वाष्पीकरण दोनों का कम होता है। तापमान भी कम पाया जाता है, वाष्पीकरण भी कम होता है, जिसके कारण लवणता की मात्रा भी कम पाई जाती है। 60 डिग्री अक्षांश से ध्रुव तक अगर हम बात करें, बर्फ पिघलने से स्वच्छ जल की प्राप्ति होती है। न्यून वाष्पीकरण के कारण लवणता की मात्रा क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। अब 60 डिग्री और ऊपर बात करें, आप सभी जानते हो वाष्पीकरण की दर तो बिल्कुल कम पाई जाती है, लेकिन किन्हीं कारणों से जब बर्फ पिघल जाती है तो ताजे जल की और अधिक प्राप्ति हो जाती है, जिसके कारण लवणता की मात्रा कम पाई जाती है। घिरे हुए तथा बंद सागरों में लवणता की मात्रा के अनुसार निम्न 3 वर्गों में हमने रखा है। फर्स्ट है अधिक लवणता वाले क्षेत्र, दूसरा है मध्यम लवणता वाले क्षेत्र और तीसरा है निम्न लवणता वाले क्षेत्र। कि बंद और खुले सागर होते हैं जिसके कारण लवणता में क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। इन बंद सागरों और खुले सागरों की लवणता के आधार पर हमने 3 वर्गों में विभाजित किया है। फर्स्ट है अधिक लवणता वाले क्षेत्र। ये वाली बात मैं एक बार वापस रिपीट करना चाहूँगी आपको। भूमध्य रेखा पर जो महासागरीय लवण है वो कम मात्रा में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, तापमान तो अधिक पाया जाता है लेकिन वर्षा अधिक होने से यहाँ पर जो लवण की मात्रा है वो अधिक नहीं पाई जाती है। किसकी तुलना में, कर्क और मकर रेखाओं की तुलना में। कारण क्या है, वाष्पीकरण की दर अधिक होने से लेकिन आर्द्रता अधिक पाई जाती है, वर्षा अधिक होती है। वर्षा अधिक होने से बादल छाए रहते हैं जिसके कारण वाष्पीकरण की दर तो होती है लेकिन वर्षा अधिक होने से इस क्षेत्र में जो महासागरीय जो जल में लवणता पाई जाती है वो कर्क और मकर रेखाओं की तुलना में कम पाई जाती है। मुख्य कारण क्या है, वर्षा है। दूसरा हमने इसमें बताया कि सर्वाधिक जो लवणता पाई जाती है 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश की पहले बात करेंगे। 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 से 30 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है उसमें सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। 36 पीपीटी तक उसमें क्या पाई जाती है, लवणता पाई जाती है। जबकि हमने औसत लवणता की बात की थी तो उत्तरी गोलार्ध में 34 पीपीटी और दक्षिणी गोलार्ध में 35 पीपीटी लवणता पाई जाती है। 40 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश की बात करें, लवणता की मात्रा कम पाई जाती है। कारण क्या है, वाष्पीकरण की दर भी कम है और तापमान भी कम पाया जाता है जिसके कारण यहाँ पर जो लवणता की मात्रा है वो 31 से 33 पीपीटी तक इसमें लवणता की मात्रा पाई जाती है। 60 डिग्री से और उत्तर ध्रुव की बात अगर हम करें, दक्षिणी ध्रुव की, अगर इधर तो जल ही जल है दक्षिणी ध्रुव में, तो जल की बात करें तो उसमें क्या होता है, बर्फ़ के पिघलने से कह सकते हैं तापमान भी कम पाया जाता है, वाष्पीकरण की दर भी कम होती है, बिल्कुल कम होती है। और लेकिन मुख्य कारण क्या है, जैसे ही तापमान बढ़ जाता है, तापमान बढ़ने से बर्फ़ पिघलती है, बर्फ़ के पिघलने से क्या होता है, ताज़े जल की प्राप्ति हो जाती है। और दूसरा है वाष्पीकरण की दर न के बराबर है जिसके कारण 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के से लेकर ध्रुव तक लवणता की मात्रा में और कमी पाई जाती है। ये हमने बात की थी। अब हमने खुले और बंद जो हमारे महासागर हैं उसकी दृष्टि से हमने लवणता के 3 मुख्य क्षेत्रों में विभाजित किया है, अधिक लवणता वाले, मध्यम लवणता वाले और निम्न लवणता वाले। फर्स्ट में हम बात करेंगे अधिक लवणता वाले क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जिनमें 35 पीपीटी से अधिक लवणता पाई जाती है। फर्स्ट है अधिक लवणता वाले क्षेत्र। अधिक लवणता वाले क्षेत्र क्या लिखेंगे, 35 से अधिक, सही है। फर्स्ट हम बात करेंगे लाल सागर। ये जितने भी नाम आएंगे इसमें, इन सभी में 35 पीपीटी से अधिक लवणता पाई जाती है। लाल सागर में पाई जाती है 37 से 41, सही है।
सेकंड नाम आता है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर इसमें पाई जाती है 37 से 39। PPT जरूर लिख देना साथ में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फारस की खाड़ी। फारस की खाड़ी इसमें जो लवणता पाई जाती है 37 से 38%, सॉरी 37 से 38 PPT, आदत में हो जाता है कई बार प्रतिशत। तो अधिक लवणता वाले क्षेत्र हैं जिनमें 35 से अधिक लवणता पाई जाती है। लाल सागर में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है 37 से 41, भूमध्य सागर में 37 से 39, फारस की खाड़ी में 37 से 38, कैरिबियन सागर है और कैलिफोर्निया की खाड़ी है, वहाँ भी क्या है 35 से अधिक क्या पाई जाती है, लवणता पाई जाती है। सेकंड लिखते हैं मध्यम लवणता वाले क्षेत्र। सेकंड है मध्यम लवणता वाले क्षेत्र। सेकंड पे मध्यम लवणता वाले क्षेत्र। मध्यम लवणता वाले क्षेत्रों की बात करें 20 से 35 जहां लवणता पाई जाती है वो किस प्रकार के क्षेत्र होते हैं, मध्यम लवणता वाले क्षेत्र। बात करते हैं आर्कटिक सागर, बेरिंग सागर। आर्कटिक सागर में 33 से 34 पाई जाती है, बेरिंग सागर में 28 से 33 पाई जाती है। ओखोटस्क सागर है, जापान सागर है, चीन सागर, अंडमान सागर और उत्तरी सागर, ये जितनी भी हैं यहाँ पर जो लवणता पाई जाती है वो 20 से 35 PPT लवणता पाई जाती है। और तीसरा है हमारा न्यून लवणता वाले क्षेत्र। न्यून लवणता वाले क्षेत्र, इसमें जो लवणता पाई जाती है 20 से कम पाई जाती है। 20 PPT से कम लवणता वाले जो क्षेत्र होते हैं वो न्यून या निम्न लवणता वाले क्षेत्रों में शामिल किए जाते हैं, जिसमें बाल्टिक सागर है, हडसन की खाड़ी है, काला सागर है, जिसमें जो लवणता पाई जाती है। अब बाल्टिक सागर की हम बात करें 3 से 15 PPT, हडसन खाड़ी की अगर हम बात करें 3 से 15, काला सागर की बात करें 15 से 18 PPT क्या पाई जाती है, इनमें लवणता पाई जाती है। आज था हमारा टॉपिक महासागरीय लवणता, कौन से क्षेत्र में कितनी लवणता पाई जाती है, उन सभी स्थितियों का आज हमने विस्तारपूर्वक अध्ययन किया। उम्मीद है आप अच्छे से पढ़ेंगे इसको। और ये एक डायग्राम बनाया था हमने जिसको प्रदर्शित किया था, अच्छे से देखना आप इसको, कॉम्पिटिशन एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। और आज का जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़िएगा। आज का हमारा क्वेश्चन है महासागरों की जो औसत लवणता है कितने PPT है, कमेंट करके आप मुझे आंसर देंगे। सेकंड क्वेश्चन है कि सर्वाधिक जो लवणता पाई जाती है कहाँ पाई जाती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में कितने से कितने अक्षांश के मध्य सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, ठीक है। एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन का आप मुझे कमेंट के आंसर देंगे कि बंद महासागरों और खुले महासागरों में दोनों में किसमें सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन हैं जिनका आप मुझे आंसर कमेंट करके आप मुझे आंसर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ। धन्यवाद।